हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, सीजीएल की एग्ज़ाम का आज दूसरा दिन है और आज की एग्ज़ाम की तीनों शिफ्ट में जीएस के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस बार स्टैटिक पोर्शन पर भी करंट अफेयर्स की तरफ बराबर ध्यान दिया गया है और पेपर को बैलेंस किया गया है, स्पेशली जीएस वाले सेगमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस से पूछे गए हैं। जीएस के एनालिसिस के बाद देखिए, रीजनिंग और मैथ्स के जो आपके प्रॉब्लम हैं वो गौरव सर और निश्चित सर के द्वारा बताए जाएंगे। तो चलिए हम जीएस के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से पूछा गया है कि तुर्कान ए चहलगानी संगठन किसने बनाया। देखिए, एसएससी की जितनी भी एग्जाम अभी तक हुई है, मिडवल हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। स्पेशली देखिए, सल्तनत काल के एक एक पॉइंट को आप याद करके जाइएगा। वहाँ पर किसी ने अगर बुक लिखी हो तो उसको याद रखिए, किसी ने शासन किया है तो उसको याद रखिए। यहाँ से एसएससी की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, तुर्कान ए चहलगानी जो संगठन है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो ये सल्तनत काल के पहले वंश गुलाम वंश का दूसरा शासक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके गुलाम इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। इसी ने तुर्कान ए चहलगानी, जो कि 40 सरदारों का एक संगठन है, उसका गठन किया था और इसके बाद गियासुद्दीन बलबन ने इस संगठन को खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दो विटामिन ऐसे हैं दोस्तों जो कि जल में या पानी में घुल जाते हैं। ये है विटामिन बी और विटामिन सी। एक पुस्तक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरप्रेटर ऑफ मालाडाइस किसकी पुस्तक है। तो देखिए, ये एक पुरानी पुस्तक है, 1999 में ये पब्लिश हुई थी और इसके ऑथर है झुम्पा लाहिड़ी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी ऑथर है दोस्तों, जिन्होंने 1999 में इंटरप्रेटर ऑफ मालाडाइस पुस्तक लिखी थी। इसके बाद पॉलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी जानते हैं, नहीं भी बताऊंगा तो आपको पता होगा। फिर भी देखिए, राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति अपने वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में न लेकर राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। और अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर न हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो बहुत सिंपल, विटामिन डी की कमी से शरीर में रिकेट्स रोग होता है, जो कि बॉडी में हड्डियों को प्रभावित करता है। तो रिकेट्स रोग हड्डियों से संबंधित रोग है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस देश में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला किया था, क्योंकि इसके पहले जितने भी काम देश में होते थे वो अंग्रेजी भाषा में होते थे। लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए पहली बार 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। योहासेन केपलर, जो कि जर्मनी के एक गणितज्ञ है दोस्तों, इन्होंने ग्रहों की गति के नियम से विश्व को अवगत कराया था। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश के फुल कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को बहुत ही डेप्थ में जाकर समझाया गया है। तो अगर आप में से कोई भी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक क्वेश्चन फिर से दिवस पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। भारत की आज़ादी के समय 1947 में हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान थे। उस्मान अली खान ने हैदराबाद रियासत को भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 279 ए देश में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है।
देखिए जीएसटी को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी परिषद का गठन 279A के तहत किया जा सकता है। इसके बाद आगे आते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक मतलब 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1962 के बाद जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों टीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार को इस संस्था का चेयरमैन 27 जनवरी 2021 को बनाया गया था और तब से ये इस संस्था के चेयरमैन के पद पर हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन करंट से देखिए दोस्तों, जो कि हमसे एग्जाम में पूछा गया है। 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 2021 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। कृष्ण देव राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम में हमें अमुक्त माल्यद पूछी गई थी, जो कि कृष्ण देव राय ने लिखी थी। कृष्ण देव राय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में एक शासक थे और इन्हीं के दरबार में तेलानी राम निवास करते थे। आप सभी ने यह नाटक देखा होगा, काफ़ी बार टीवी पर आता था। तो कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। इसकी कैपिटल हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिडे विश्व शतरंज ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन दो देशों ने जीता है? तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑनलाइन ओलंपियाड था। 2020 के फाइनल में इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण संयुक्त रूप से भारत और रूस को इसका विजेता घोषित कर दिया गया था। तो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से यह शतरंज ओलंपियाड 2020 में जीता है। आगे देखिए, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सैर करने के लिए टोटल 8 ट्रेनों को जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन हमसे हाइड्रो पावर प्लांट से पूछा गया है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो तपोवन पावर प्लांट उत्तराखंड के चमोली में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एक शब्दावली पूछी गई है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित टर्म है? तो देखिए, ये क्रिकेट की एक शब्दावली है। क्रिकेट में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड का गेंदबाज होता है और जो लेग स्पिन गेंद फेंकता है उसे चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो परजीवियों के कारण पेचिस, काला ज्वार और मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। इन सभी रोगों के वाहक परजीवी होते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पहली शिफ्ट के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप सभी पद्म पुरस्कारों को याद करके जाइएगा कि कितने व्यक्तियों को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 2021 में देखिए, भारत रत्न तो किसी को भी नहीं मिला, लेकिन पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण की बात आती है तो वो 10 व्यक्तियों को दिया गया था। और अगर पद्म श्री की बात की जाए तो वो 2021 में 102 व्यक्तियों को दिया गया था। तो 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री 2021 में दिए गए हैं। आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पौराणिक और शास्त्रों की मान्यता से पूछा गया है। इसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हो कि पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? तो आप सभी जानते हैं, जो थोड़ा भी शास्त्रों के बारे में जानते हैं उन्हें इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो पृथ्वी को समुद्र से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक एंड ऑथर से पूछा गया है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स किसकी पुस्तक है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है रामचंद्र गुहा की है।
जो कि 2016 में पब्लिश हुई थी। रामचंद्र गुहा जो है भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं दोस्तों। ओट्टुथुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है? ओट्टुथुल्लल जो कि केरल की एक नृत्य कला है, ये केरल के ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि हो सकता है कि अगली शिफ्ट में एग्जाम हमसे राज्य का पूछ ले। तो ओट्टुथुल्लल केरल की एक नृत्य कला है दोस्तों। आगे देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं स्पेशली। तो देखिए क्वेश्चन, अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? तो देखिए ये जो सीमा है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से रिलेटेड है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से पर्वत निर्माण से संबंधित थ्योरी है। तो अभिसरण प्लेट सीमा जिसके तहत भूकंपी प्लेट एक दूसरे के समानांतर मतलब पैरेलल गति करती है, ये भी पर्वत निर्माण से संबंधित थ्योरी है। जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? माता प्रसाद जिनका हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 1993 से लेकर 1999 तक ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इतिहास से पूछा गया है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, भारतीय ध्वज को विदेशी धरती पर सबसे पहले श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। इन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था और विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली ये पहली महिला या पहली भारतीय बन गई थी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में किस विदेशी पीएम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2021 में जब पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई थी तो एकमात्र विदेशी पीएम जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था शिंजो आबे थे दोस्तों, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये जापान के 57वें प्रधानमंत्री थे। 2020 में देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 2021 में एकमात्र ऐसे विदेशी पीएम जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिंजो आबे हैं, जो कि जापान के पीएम थे। ओके, यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और सभी फैक्ट जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं उन सभी को आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में देखिए ये फैक्ट भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कल की एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 16 अगस्त के तीनों शिफ्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने पंकज सर से जीके, जीएस और जीए से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज आए थे उनके बारे में आपने पढ़ा। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ रीजनिंग के सेशन के बारे में, और मेरे बाद दोस्तों फिर आपको निशित सर बताएंगे मैथ्स के सेशन के बारे में कि आज तीनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों यहाँ पर जो है पेपर जो आ रहे हैं सीजीएल के वो थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी टफ करके दी जा रही है, थोड़ी सी लेंदी करके दी जा रही है। ठीक है, मतलब वहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक मिले हैं जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उठ के आ रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो चलिए आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक की जहाँ पर बात करें तो देखिए मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आ रहा है अल्फ़ाबेट के वाला, है ना। अल्फ़ाबेट देते हैं, एक स्मॉल लेटर देते हैं, एक कैपिटल लेटर देते हैं। ठीक है, फिर एक स्मॉल लेटर देते हैं, फिर एक कैपिटल लेटर देते हैं। इस प्रकार से फिर मिरर इमेज उसमें पूछी गई है। क्लियर है। बात आती है एम्बेडेड फिगर की। तो देखिए एम्बेडेड फिगर से भी एक क्वेश्चन आया है, मतलब आकृति को पूरा करना आखिरी में दिया जाता है। पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से दोस्तों एक क्वेश्चन लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से एक क्वेश्चन आया है आज। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर से दोस्तों लगातार ट्रायंगल के बारे में ही पूछा जा रहा है, परंतु आज जो ट्रायंगल आया है 2 शिफ्टों में, वहां पर ट्रायंगल को कहाँ रखा है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर। चलिए सिलोजिज्म की बात करें दोस्तों, तो सिलोजिज्म को थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी बनाया गया है। मतलब यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन या 4 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन ऐसे देखने को मिला है। सीरीज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सीरीज जो है वो आपकी 2 टाइप की सीरीज पूछी जा रही है। एक तो होते हैं फिलर्स, ठीक है, वो पूछे जा रहे हैं, मतलब अल्फाबेटिक सीरीज, और दूसरा आपका जो है नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन दोस्तों आज एक देखने को मिला था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन देखने को मिला कि
अप्रैल में 2014 की कोई सी डेट है 17, उसको कौन सा दिन था, या देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 14 अप्रैल, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन था। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से लिए गए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अल्फ़ाबेट को दोस्तों नंबर के रूप में दिया गया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन की यहाँ तक बात करें दोस्तों, क्लासिफिकेशन से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों प्रकार के क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछे गए हैं, अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन और शब्दों का क्लासिफिकेशन, मतलब वर्ड्स का क्लासिफिकेशन। एनालॉगी से दोस्तों दोनों एनालॉगी पूछी गई है, एनालॉगी ऑफ नंबर और एनालॉगी ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स में जो एनालॉगी पूछी गई है वो जीएस पर आधारित थी, मतलब वहाँ पर आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर आपको साइन चेंज करना था कि प्लस की जगह पर माइनस कर दो, माइनस की जगह पे इनटू कर दो, इनटू जगह पे डिवाइड कर दो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ओपन डाइस से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला है स्टार्टिंग की 2 शिफ्टों में आज। और मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या बोल सकते हैं हिंदी में शब्दों का तार्किक क्रम, या बोल सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर पर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को आज मिला था। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, यदि किसी कोड भाषा में प्रिंट को 116 लिखा जाता है तो शर्ट को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पर आपको एक स्पेलिंग दी गई थी और उसको नंबर के फॉर्म में दिया गया था। तो देखिए प्रिंट को 116 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। PRINT, चलिए P का नंबर 16, R का नंबर 18, I का नंबर 9, N का नंबर 14 और T का नंबर कितना दोस्तों 20, है ना। T का नंबर कितना 20। यदि आप इन सभी को ऐड करते हैं, ठीक है, यदि इन सभी को आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा 77, ठीक है। अब 77 से हमें 116 पर लेके आना है। अब 77 और 116, यदि 77 को यदि मैं इंटू 2 भी करता हूँ तो देखिए 7 दूनी 14 और बचा 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आ रहा है 154 और हमें कितना चाहिए 116। तो यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि सीधे नंबरों को ही ऐड किया जाए, ठीक है। जो भी आपको सामने नंबर दिया हुआ है वह जरूरी नहीं है कि सीधे अल्फ़ाबेट के नंबर को ही ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पर इनके रिवर्स नंबरों को हम ऐड करेंगे। देखिए पी का नंबर कितना होता है, तो पी का उल्टा होता है दोस्तों के, मतलब 11। आर का उल्टा क्या होता है आई, मतलब 9। आई का उल्टा आर मतलब 18। एन का उल्टा एम मतलब 13 और टी का उल्टा जी मतलब 7। अब इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा अब टोटल बनेगा वो बनेगा 58। और यदि मैं इसको इंटू 2 करता हूँ तो देखिए 8 दूनी 16 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 11, अब आ रहा है 116, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर 116 कैसे आया है, जो भी कैरेक्टर दिए हैं उनके रिवर्स नंबरों को यहाँ पर लेके ऐड किया और डबल किया है। उसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर आंसर किसका निकालना है, शर्ट का। तो आइए निकाल लेते हैं, SHIRT। बता दीजिए दोस्तों एस का उल्टा क्या होता है, तो एस का उल्टा होता है H मतलब 8, H का उल्टा होता है S मतलब 19, I का उल्टा R मतलब 18, R का उल्टा I मतलब 9 और T का उल्टा G मतलब 7। बस सभी को ऐड करके क्या कर लो, इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना बन रहा है दोस्तों, तो टोटल बन रहा है 61। इंटू 2 कर दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 छंकी 12, मतलब 122। तो यहाँ पर दोस्तों शर्ट का आंसर क्या होगा, 122। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म से लिया गया है, कथन निष्कर्ष से, या बोल सकते हैं न्याय निगमन से। कथन यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ ए बी है, आइए बना लेते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी के सभी बी काय में आएंगे दोस्तों, सी में आ जाएंगे। बोलिए क्लियर है। और कुछ सी डी है, तो कुछ सी का हिस्सा काय में है, डी में है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, कुछ डी ए है, देखिए डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, दोनों के ही रिंग आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और हमारा दोस्तों फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि कोई भी निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत, तो उसे क्या करना है, गलत। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बी डी है, देखिए बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, नहीं दिख रहा। वापस फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत, तो क्या कर दो उसको गलत। और तीसरा क्या दिया है, कुछ सी ए है। अब देखिए कुछ सी ए है, तो देखिए इतना इतना सी तो क्या दिख रहा है, ए दिख ही रहा है। और पूरे बी को कवर करने के लिए सी को ए के पार्ट में जाना ही होगा, इसलिए तीसरा निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल कैसा है, सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है। कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वह वेन डायग्राम से लिया गया है। निम्न में से कौन सा आरेख चपरासी, सरकारी कर्मचारी और स्नातक के बीच के संबंध को दर्शाता है। और यहाँ पर आपको फिर नीचे जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखिए इन तीनों में क्या रिलेशन निकल सकता है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा वह इन तीनों के रिलेशन को बताएगा।
और मेनली उसमें कौन सा पार्ट दोस्तों, यह मिड वाला पार्ट जो कि तीनों के हिस्सों में आएगा। अब देखिए कैसे समझ लेते हैं दोस्तों इसे। देखिए कुछ चपरासी क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, और कुछ चपरासी क्या होते हैं, स्नातक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नातक से देखें तो कुछ स्नातक सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ स्नातक क्या होते हैं, चपरासी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक होते हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं, चपरासी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये इन तीनों के संबंध को क्या बता रहा है, सही रूप से दर्शा रहा है। तो यही होगा हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस प्रकार की आकृति चपरासी, सरकारी कर्मचारी और स्नातक के बीच के संबंध को अच्छे से दर्शाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों पेयर्स ऑफ अल्फाबेट से लिया गया है, क्योंकि आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है दोनों शिफ्टों में पेयर्स ऑफ अल्फाबेट का। देखिए मैंने आपको पढ़ा है दोस्तों पहले भी, शब्द सॉल्यूशन में अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और कैसे चेक करते हैं दोस्तों, आपको ये पता ही होगा। नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, नहीं तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है जो भी कैरेक्टर दिया है उससे, और उसके राइट और लेफ्ट दोनों में आपको फॉरवर्ड में ABCD बोलना है। और जो भी ABCD आप बोलेंगे जहाँ पर जो कैरेक्टर आ रहा है तो एक पेयर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब आइए इसको करके देखते हैं कैसे। एस से शुरू हुआ है, अब एस के बाद में क्या आता है, टी। यहाँ पर है क्या, नहीं। टी के बाद यू, यहाँ पर है क्या, नहीं। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, एस से शुरू करा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो बोल रहे हैं, और जहाँ पर प्लेस नहीं है तो एक भी पेयर नहीं बना एस से। अब एस के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, ओ पी। चलिए आगे चेक करते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन नहीं बना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स। टी से चेक करते हैं, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू। और देखिए टी और लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, यू, टी यू जो बोल रहे हैं और वहां पर वो आ रहा है, मतलब एक पेयर बन गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई जे के एल। तो देखिए बना आई जे के एल, एल बोल रहे हैं, एल आ रहा है मतलब नंबर 2, दूसरा पेयर। एम एन आगे भी चेक करना है ना, आई जे के एल, एल पे रोकना नहीं है, एल एम और एन। तो यहाँ पर बना, आगे भी बन सकता है इसलिए। ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, एन ओ तीसरा पेयर बन गया। बोलिए क्लियर है। ओ बोल रहे हैं, ओ आ रहा है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दोस्तों अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित है, तो 3 युग्म उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन से लिया गया है। कमरा, मकान, आंगन, केबिन, चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, उसे चुनिए। मतलब ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए कमरा, मकान, आंगन और केबिन। तो यहाँ पर कमरा, मकान और केबिन जो है ये कैसे होते हैं दोस्तों, बंद होते हैं। ठीक है, मतलब पैक होते हैं, क्लोज सोर्स है ये। कैसे सोर्स है दोस्तों, क्लोज सोर्स है। परंतु आंगन कैसा है दोस्तों, आंगन जो है वो ओपन सोर्स है। आंगन कैसा है दोस्तों, ओपन सोर्स। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंगन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वह ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ABCDEFGH 7 लोग एक ही परिवार के। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आपको सिंपली आपको एक ट्री बनाना है और आखिरी में सवाल जो पूछा है उसका आंसर देना है। और सवाल जो है वो पैराग्राफ के रूप में पूछे जा रहे हैं। ABCDEFGH 7 लोग एक ही परिवार के, जिनमें A पिता है C का, परंतु C पुत्र नहीं है। ठीक है, अब C पुत्र नहीं है, चलिए आइए बनाते हैं। देखिए A पिताजी तो है C के, परंतु क्या बोला है, C जो है वो पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। D का विवाह C से हुआ। अब देखिए यहाँ पर C ऑलरेडी है, यहाँ पर D क्या हो जाएगा, मेल, और दोनों पे क्या जाएगा, मैरिड कपल वाला बॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G का विवाह A से हुआ। अब देखिए G का विवाह किससे हुआ, A से। A मेल है तो G क्या हो जाएगी, फीमेल। यहाँ पर क्या बना दो, मैरिड कपल बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। B E का पुत्र है। अब देखिए B जो है वह E का पुत्र है, तो B जो है वह किसका पुत्र हो गया, E का पुत्र हो गया। अब E एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। चलिए, और A B का भाई है, तो देखिए A जो है वह B का भाई है। तो इस प्रकार से आपका जो ट्री बन जाएगा। क्या पूछा है, C का B से क्या संबंध है, मतलब C जो है वह B की क्या लगेगी। तो देखिए ये इसके कौन है, पिता, मतलब A जो है वह C के कौन है, पिता है। और पिता के भाई मतलब कौन लगते हैं, चाचा या फिर ताऊ। ठीक है, तो C कौन लगेगी, उनकी भतीजी, या बोल सकते हैं इंग्लिश में नीस। क्लियर है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नीस, भतीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो एनालॉगी क्वेश्चन है वह यह मालूम पड़ा था हमें कि वह GS से लिया गया था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था नंबर से। तो देखिए
जीएस से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है। जिस प्रकार से इंडिया संबंधित है किससे, न्यू दिल्ली से। जिस प्रकार से इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, उसी प्रकार से अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी अभी अभी सुर्खियों में चल रहा है, क्या, काबुल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर एनालॉजी से लिया गया है। 12 का संबंध 30 से है तो उसी प्रकार 20 का संबंध होगा। तो 12 कैसे ला सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि मैं 4 में मल्टीप्लाई 3 का करता हूँ तो क्या जाएगा 12, बोलिए क्लियर है। और यहाँ पर यदि मैं 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दूँ तो क्या जाएगा 30। ठीक है, 4 तिया 12 और 6 पचाम 30। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूँ तो क्या जाएगा 5 चौक का 20। उसी प्रकार संबंधित किससे होगा दोस्तों, तो 7 छंग 42 से। ठीक है, लॉजिक क्या है यहाँ पर, देखिए जो भी नंबर पहले ले रहे हैं उससे -1 करके उसका इंटू कर रहे हैं। 4 लिया तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 लिया तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 20 कैसे आया, तो 5 में से 1 गए तो 4 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। उसी प्रकार से अगला आंसर क्या होता था दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था 42। कैसे, 7 लिया था और 7 से -1 करेंगे तो क्या आएगा 6 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 42। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों 42। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो निम्न में से किस पासे जैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर पासा कुछ इस प्रकार बना हुआ दिया है। यहाँ पर हम सभी को पता है जो बाहर की फलक होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब टी के विपरीत में कौन है, यू, और अल्टरनेट। पी के विपरीत में कौन है दोस्तों, तो पी के विपरीत में है आर, और क्यू के विपरीत में कौन है, तो क्यू के विपरीत में कौन है दोस्तों, एस। तो ये हमने अभी क्या निकाले हैं दोस्तों, विपरीत निकाले हैं। बोलिए क्लियर है, हमने क्या निकाले हैं, ये विपरीत। और हम सभी को पता है विपरीत फल के सामने नजर नहीं आना चाहिए, बस तो उसे चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसी भी फलक को चेक करते हैं, जैसे पी। अब पी के विपरीत में क्या है, आर, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब टी के विपरीत में क्या है, यू, परंतु यहाँ पर देखिए सामने दिख रहा है। यहाँ पर टी के विपरीत में यू होना चाहिए, यहाँ पर साथ में, मतलब ये वाला पासा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पासा देखिए, यहाँ पर एस के अपोजिट में क्या है, देखिए क्यू, तो यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर एस के अपोजिट में क्यू है, यहाँ पर साथ में नजर आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बोलिए क्लियर है। अगला पढ़ते हैं। देखिए पी के अपोजिट में क्या है, आर, कहीं पर नजर आ रहा है क्या, नहीं, आगे बढ़ जाइए। क्यू के अपोजिट में क्या है, एस, कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं, आगे बढ़ जाइए। यू के अपोजिट में क्या है, टी, नजर आ रहा है क्या, नहीं, मतलब यही पासा क्या होगा, सही होगा। अगला भी देखिए, अगला भी गलत होगा। देखिए क्यू के अपोजिट में क्या है, एस, यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा दिख रहा है, साथ में, तो 3 पासे गलत है, 1 पासा सही है। और आपको ध्यान क्या रखना है, विपरीत फल के जो है वो यहाँ पर पासे में सामने नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, और आज जो है वो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल पूछे थे, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हो सकता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम कितने ट्रायंगल है। अब देखिए यदि मैं केवल इतने पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं दोस्तों, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। उसी प्रकार से ये वाले हिस्से में भी कितने ट्रायंगल दिखेंगे दोस्तों, बता दीजिए, 3 ट्रायंगल दिखेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 तो ये हो गए। अब यहाँ से एक ट्रायंगल और ये वाला, ठीक है, तो 7, और ये ट्रायंगल और, तो कितना हो गया 8। ठीक है, तो +2 ऐड कर दीजिए। 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, और एक यहाँ से आपका विकर्ण गया है, तो 2 ट्रायंगल आसपास बनेंगे बड़े बड़े वाले, तो क्या हो गए 8 ट्रायंगल। ठीक है, यही है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। BFI, GKN, IMQ, PTW, 4 में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं, एक कोई अलग है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें डिफरेंस चेक करना होता है। आपको ABCD के नंबर दोस्तों यदि याद होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बना लेंगे। तो देखिए अब B से F पर कैसे आ सकते हैं दोस्तों, +4 करके, G से K पर +4 करके, I से M पर +4, और P से T भी क्या होगा +4। तो ये तो सभी में क्या है, सेम। अब दूसरे से तीसरे एलिमेंट पर जाते हैं। तो देखिए F से I मतलब कितना, +3, K से N मतलब कितना, +3, M से Q मतलब कितना, प्लस, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, M का नंबर 13 और यहाँ पर Q का नंबर कितना है, 17। तो 13 में कितना जोड़ना पड़ेंगे, 4 जोड़ना पड़ेंगे, तब क्या आएगा 17। और यहाँ पर T और W में कितना है, +3। तो कहने का मतलब IMQ यह अलग होगा बाकी तीनों से। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में +4 +3 हो रहा है, +4 +3 +4 +3, परंतु यहाँ पर +4 +4 2 बार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, IMQ। क्लियर है इतना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डिक्शनरी ऑर्डर से लिया गया है, या बोल सकते हैं हिंदी में तार्किक क्रम से। ठीक है, अक्षरों को जमाना था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिए, 4 एलिमेंट, फनी, फंगल,
फ्यूनरल और फंडामेंटल। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर इसको डिक्शनरी ऑर्डर से अरेंज करेंगे। तो देखिए सभी में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है और वो क्या है, FUN, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर। FUN यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब हमें चेक कहाँ से करना है, चौथे कैरेक्टर से। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 कैरेक्टर तो सभी में सेम ही है। अब चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर चौथा कैरेक्टर क्या है, तो N है। ठीक है, यहाँ पर चौथा कैरेक्टर क्या है, G है। यहाँ पर चौथा कैरेक्टर क्या है, E है। और यहाँ पर चौथा कैरेक्टर क्या है, D है। बस, तो इसको देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। पहले क्या आएगा ABCD में, D मतलब नंबर 4, फिर क्या आएगा E मतलब नंबर 3, फिर क्या आएगा G मतलब नंबर 2 और फिर नंबर 1। ठीक है, तो यही सीक्वेंस होगा इसका सही, 4 3 2 1। क्लियर है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलर से आया था, मतलब आपके अल्फाबेटिक सीरीज से। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे और ऑप्शन से इस सीरीज को करना ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए आइए फिर भी बनाते हैं। यहाँ पर AB, अगला क्या होगा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं B। B 2 बार आया, फिर C, यहाँ पर भी क्या रख देते हैं C, तो C कितनी बार आ गया, 3 बार। तो देखिए सीरीज क्या चल रही है, A 1 बार, फिर B कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर इसको नंबर से डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, C कितनी बार, 3 बार, 3 3 3। फिर क्या आया है A मतलब 1 बार। अब देखिए 1 2 3, तो अगला क्या होगा, नंबर 4। तो यहाँ पर A, यहाँ पर A। ठीक है, तो अब A कितनी बार है, 4 बार। तो एक सीरीज चल रही है 1 2 3। अब ये कितनी बार है, 4 बार, 4 4 4 4। फिर B कितनी बार होगा, तो B होगा कितनी बार, 5 बार। तो B, यहाँ पर भी क्या होगा, B। तो 5 5 5 5 5। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा BC AA BB। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है सीरीज से। सीरीज में देखिए यहाँ पर 2 8 26 48, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। पहले 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 26 हुआ और फिर 48। तो अगला क्या होगा, तो देखिए 2 8 26 और 48। अब देखिए 2 कैसे आ सकता है, तो यदि मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ तो क्या जाएगा मेरे पास, 2। बोलिए क्लियर है। 8 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर -1 कर दूँ तो क्या जाएगा मेरे पास में, 8। बोलिए क्लियर है। फिर अगला 26, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर देता हूँ और अगला क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 3 5, तो अगला क्या होगा, 7। 7 का स्क्वायर, एक बार क्या हो रहा है, +1, एक बार -1, एक बार +1, तो एक बार क्या होगा, -1। तो 7 7 49, -1 48। अब बता दीजिए अगला क्या होगा, तो 1 3 5 7, अगला क्या होगा, 9। तो 9 का स्क्वायर और +1 होगा या -1 होगा, तो देखिए +1 -1 +1 -1, तो क्या होगा, +1। तो 9 का स्क्वायर 81 और एक जोड़ दीजिए 82। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 82। क्लियर है, सभी को समझ में आया। थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से पढ़ के जाइए, थोड़ा सा बस क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के लेंदी आ रहे हैं और कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जो कि आपके थोड़ा सा टाइम खाएंगे, है ना। जैसे कि मिरर इमेज हो गया, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, है ना, उस प्रकार से फीलर्स वगैरह हो गए। तो ये क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय लग सकता है, तो थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। चलिए तो कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और अब आपको निशित सर बताएंगे मैथ्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त और आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम एनालिसिस। तो देखिए आज के दिन में भी 3 शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जहां पर मैं बोलूंगा फर्स्ट शिफ्ट इजी थी। अगेन फर्स्ट शिफ्ट इजी थी। सेकेंड वॉज क्वाइट मॉडरेट, यानी यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हो रहे थे, 3-3 4-4 लाइन्स के क्वेश्चन हो रहे थे, यानी पढ़ने में भी टाइम लग रहा था और कैलकुलेटिव भी थे। और थर्ड अगेन इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। तो 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि जो सेकेंड शिफ्ट है वो थोड़ी सी मॉडरेट आ रही है, अच्छे लेवल पे आ रही है, फर्स्ट शिफ्ट इजी ही आ रही है। तो यहाँ पर आज हम मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की शिफ्ट में हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with right angle at A, AB equals to 12 and AC equals to 16 centimeter. A perpendicular AD is drawn from A to BC. Find the length of BD. यानी आपसे बोला है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर 90 डिग्री जो एंगल है वो A पर है, तो ये B हो गया और ये C हो गया। AB की लेंथ आपको पता है 12 सेंटीमीटर है और AC की आपको पता है 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से CB निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर उसने बोला है कि यहाँ पर A से लेकर BC पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है जिसका नाम है AD। AD एक परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। अब ये कंडीशंस बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में और बहुत बार यहाँ से हमसे सवाल भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा
कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, अगर ये दो साइड्स दी हैं तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस कितना होगा, तो देखिए ये है 4, ये है 3, तो ये है 5, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 5 चौके 20, यानी जो हाइपोटेनस है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इनका 4 का मल्टीपल था ये, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि क्या करना है। यहां पर सबसे पहला रिजल्ट तो यही काम आता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू CB। होली क्लियर है, CD इंटू CB, ये आप यहां से निकाल सकते हो। दूसरी बात, आपको BD निकालने बोला गया है, आपको BD ओके ये वाली लेंथ निकालने बोला गया है, तो आप यहां से भी जा सकते हैं क्या, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BC या CB, जो भी बोल रहे हैं। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई और इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। या फिर आप इनका रेशियो निकालकर स्क्वायर कर लें और उस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर लें। रेशियो क्या आएगा इनका, तो देखिए ये है 4 और 3, 16 और 12 है, रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा 16 और 12 का, ये आएगा 4:3। इनका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 16 और 9, यानी ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन 2 हिस्सों में बटी है, जिसमें से एक हिस्सा है 16, दूसरा हिस्सा है 9, यानी ये वाला पार्ट अगर 16 है तो ये वाला पार्ट अगर 9 है। अब रेशियो में 16 और 9 पता चल गया, यानी टोटल है 25। 25 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 20/25 होगी। 20/25 मतलब ये हो जाएगा 4/5। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 16 की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से 16 की वैल्यू कितनी होगी, 16 चौके 64/5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप उसको 12.8 भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। देखिए पहले 8 प्राइम नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता। ये जो 6n + 1 - 1 बोलते हैं, ये कोई पैटर्न नहीं है। आपका पहला प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है, 2 से, इसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, और इसके बाद 9 मत लिख दीजिएगा, फिर सीधा 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। कितने हो गए, 3, 3, 6 और 1 7 और एक और 19 आएगा। तो ये हो गए आपके 8 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और पहले 10 इवन नंबर्स, 10 इवन नंबर्स कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद आगे क्या आएगा, 12, 14, 16, 18, इस तरीके से आप 10 इवन नंबर्स निकालने और उनका एवरेज निकालने। तो इन 10 इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, ये तो 11 होगा। अब इनका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, तो इन सबको अपन ऐड कर लेंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 2, 3 + 5 7 11, साथ में इसके बाद 13, 17, 19, इन सबको टोटल करने पर मेरे ख्याल से आएगा 77। इन सबको टोटल करने पर कितना आएगा, 77 आएगा। इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से, और प्लस में क्या लिखेंगे, 11। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये रहे हमारा आंसर, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा, प्लस में करना पड़ेगा 88, यानी 165/8। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20.625। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पर हमको यही करना था कि हमें पहले 8 प्राइम नंबर्स लिखने थे। 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज हमने सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ने पर कितना आया, 77 आया, और इसका हमने एवरेज निकाल लिया। और यहाँ पर इसका एवरेज ये आया, यहाँ पर इसका रेशियो निकालना था। ठीक, एक गलती हो गई, यहाँ पर इसका रेशियो निकालना था, दोनों का एडिशन नहीं करना था, इसका रेशियो निकालना था। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कट आएगा 7 बार में, तो आंसर होगा 7:8। माय मिस्टेक, सुधार लीजिएगा। चलिए यहाँ पर रेशियो पूछा था, तो रेशियो आएगा 7:8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x - 3/x = 2। अब यहाँ पर आपको पावर 4 तक जाना है, ये तो आप समझ रहे हैं, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करना है। तो चलिए अब स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले सिंपली इसका स्क्वायर करते हैं अपन। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x²। यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस में 9/x²। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर ये जो 2ab है ये इधर आके 2 × a का मतलब 2x हो जाएगा और b का मतलब 3/x हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा
यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और इसमें ऐड होगा 4 यानी ये हो जाएगा 16। तो हमें 4x² प्लस 9/x² की वैल्यू कितनी मिली? 16 मिली। क्लियर है? अगेन मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो 16 × 16 कितना होता है? 256 होता है। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 16x² प्लस 81/x² इक्वल्स टू 256। यहाँ पर ये जो प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 × 4x × 9/x। बेसिकली स्क्वायर थे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? ये बचेगा 9 8 72 यानी 256 माइनस 72। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना होगा? ये हो जाएगा 184 और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 2 बार स्क्वायर करना है। पहली बार में उधर प्लस 2ab क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जो माइनस 2ab है उधर जाके प्लस हो जाएगा। बट सेकेंड टाइम में जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये प्लस था, तो अब यहाँ पर प्लस 2ab जाएगा जो कि उधर जाके माइनस 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 3 cos² x माइनस 4 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड दिस वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर cos² x दिया है तो क्या मैं इसको 1 माइनस sin² x बोल सकता हूँ माइनस 4 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 माइनस ये हो जाएगा 3 sin² x माइनस 4 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू के उधर ले जा लेता हूँ सबको। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए। ये हो जाएगा 3 sin² x प्लस 4 sin x और ये जो 3 और 1 कितना हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में 6 और 2 को स्प्लिट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 2 का फॉर्म। चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 3 sin² x प्लस 6x प्लस 6 sin x माइनस 2 sin x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इक्वल टू के उधर ले गया था तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये उधर गया तो प्लस हुआ, ये उधर गया तो प्लस हुआ, बट ये जो प्लस 4 इधर था उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसको माइनस 4 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है? इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? तो मैं यहाँ से 3 sin x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? sin x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? माइनस 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर भी अंदर बचेगा sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 और ये हो जाएगा sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी एक तरफ से sin x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और दूसरी तरफ से sin x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो यही आंसर होगा। तो हमारा आंसर ये रहा। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे चाहिए sec x और tan x, तो हम क्या करेंगे? अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो हमारा बेस कितना होगा? तो हमारा बेस हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा और अंडर रूट यानी √5, तो ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से मैं सेक की वैल्यू भी इजीली निकाल सकता हूँ और tan की वैल्यू भी इजीली निकाल कर आंसर बता सकता हूँ। तो अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 एंड x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल्स टू -11, तो आपको निकालना है x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy कितना होगा। तो देखिए हमें जो फॉर्मूला इसका पता है वो क्या पता है, एक जनरल फॉर्मूला हम सभी जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हम सभी जानते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे? तो देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये एक और फॉर्मूला बन सकता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वापस यही मिलेगा इस पोर्शन की जगह।
तो हमें इसे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्टली यूज होता है। या फिर आप इसका स्क्वायर करके एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से भी काम हो जाएगा, बट वो लेंदी पड़ेगा। तो बेटर है कि ये फॉर्मूला याद रखें, ज़्यादा काम का है। तो चलिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 इंटू ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको -11 पता है तो यहाँ पर मैंने -11 रख दिया। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 33, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 37, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क, बहुत ही अच्छा सवाल। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन ऑफ बी। ए डज द वर्क इन 15 डेज, ठीक है, दे वर्क फॉर 4 days and remaining work is done by C in 8 days. In how many days will they complete the work together? तो कहने का मतलब क्या है कि आपसे बोला गया है कि A की जो एफिशिएंसी है वो B से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब B अगर 5 काम करेगा तो A कितना करेगा, 4 काम करेगा। बोले क्लियर है। अब A किसी काम को 15 दिन में कर देता है, यानी अगर वो रोज 4 काम करता है तो 15 चौके 60 काम वो कर देता है, यानी इतना ही काम होगा। मुझसे बोला गया है कि दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, 4 और 5 9 काम करेंगे कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 9 चौके 36, तो 60 में से 36 काम हो चुका, तो बचा कितना, 24। इस 24 काम को C 8 दिन में करता है, तो अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4, यानी 4 नहीं 3। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो C की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है, यानी C एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। मुझसे पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब तीनों मिलेंगे तो ये 4 करेगा, ये 5 करेगा और ये 3 करेगा, यानी टोटल 12 काम किया जाएगा। करना कितना है, 60, तो 60 बटे 12, यानी इन्हें लगेगा 5 दिन का समय। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। एक डायग्राम दिया हुआ है सीधा सीधा और इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कॉट सी निकालना पहले तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। कॉट सी का मतलब ये एंगल सी के रिस्पेक्ट में अब आप देखेंगे, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होगी, ठीक है। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 20/21, प्लस सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है, अब देखिए यहाँ पर भी सेक सी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं सी के ही रिस्पेक्ट में देखूंगा। बेस 20 है, ठीक है। सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 29/20 -2 इंटू 10A। ध्यान रखिए 10A, यानी अब मुझे एंगल ए के हिसाब से देखना है। ए के हिसाब से ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा 20/21। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है और काम हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप कर चुके हैं तो इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो इस कैलकुलेशन को आप इजीली बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कॉस दिया हो या यहाँ पर 10 दिया हो, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, बट मोर और लेस क्वेश्चन इसी टाइप का था और ऐसे ही पूछा गया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चंस की टाइप बताना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत 19-20 क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7,500 अमाउंट्स 9,075 इन सर्टेन टाइम at a compound interest of 10%. What would be the simple interest for the same period of time in same rate? सबसे पहले तो ये बात है कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है, ये है 7,500 और ये है 9,075। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इनका रेशियो। रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% है, 10% है, यानी ये 10 और 11 के या तो स्क्वायर्स होंगे या क्यूब्स होंगे, तो कुछ इसी फॉर्मेट में होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करके इसका रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इसका रेशियो कितना आता है। तो सबसे पहले मैं 25 से काट देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 से काट रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अब इसे काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 6363। फिर 3 से काट लूंगा तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 1 to 1। अब आप देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, यानी एक तरीके से ये 10 और 11 का स्क्वायर है, यानी इन्हें टाइम कितना है 2 साल का है। तो मुझे टाइम तो पता चल गया 2 साल का है। अब मुझे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेम रेट। तो 10% का 2 साल यानी 20%। अमाउंट कितना नहीं, प्रिंसिपल कितना है अपना प्रिंसिपल है 7500। तो 7500 का 20% कितना हो जाएगा 1500। बोलिए क्लियर है? ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगेन सिंपल है बट कंसेप्चुअल है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्कल विद सेंटर ऑफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। टू कॉर्ड्स विद लेंथ x एंड 6 सेंटीमीटर अपोजिट टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो दी हुई है और आपको ये बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, जो दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिफरेंस है वो है 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो ये अगर सेंटर है, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट पे जोड़ता हूं तो ये तो रेडियस है, यानी ये 5 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर ऐसा जोड़ूंगा तो ये 5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये सेंटर से जब भी ऐसा 90 डिग्री पर जोड़ूंगा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब जिस कॉर्ड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 नहीं 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 और 3 में टूटेगी। तो आप समझिएगा, अगर ये 3 है और ये 5 है तो ऑब्वियसली ये वाला 4 होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर लगेगा, ये 4 होगा। ये टोटल 7 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, जिसमें से ये 4 है तो ये कितना बचेगा 3। अगर ये 3 है और ये 5 है तो अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3 5 के बाद क्या आता है 4 आता है, यानी ये हाफ डिस्टेंस 4 है और ये हाफ डिस्टेंस भी 4 होगा। तो ये टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर की, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ cos x प्लस cot x अपॉन cos x माइनस cot x इक्वल्स टू 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके cos और cot को, cosec और cot को किसी तरीके से मैनेज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 cosec x अपॉन 2 cot x इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6। बोलिए क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ये कैंसिल होकर 4/3 आ जाएगा। कोसेक का मतलब क्या होता है 1/sin थीटा, सही है। कॉट का मतलब क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब थीटा लीजिए या x लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 3/4। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? अब जैसे ही मुझे cos की वैल्यू मिल गई तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर भी निकाल सकता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 जाने पर बचेगा 7, तो ये √7 आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपकी साइन की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 7/16। तो बस मैं से यहाँ पर रख दूंगा 4 × 7/16 माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 4 × 7/16 प्लस 5। इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसे काट लीजिएगा 4 बार में और 4 ऐसा एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3, यहाँ से 4 बार में कटेगा 4 × 5 = 20 तो ये बचेगा 27। 4 से 4 कैंसिल, 1/9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द एज रेशियो ऑफ मदर एंड डॉटर 7:1। बेसिकली माता और बेटी का जो एज का रेशियो है वो 7:1 है। आफ्टर 5 years इट विल बी 4:1। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर। देखिए आज रेशियो है 7:1 का, 5 साल बाद, ठीक 5 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 4:1 का। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका डिफरेंस सेम करने की कोशिश करें। यहाँ डिफरेंस कितना है 6 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, ये डिफरेंस सेम कर दें यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये जो नया रेशियो है 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 8/2। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये 7 से 8 हो गया और ये 1 से 2 हो गया, यानी दोनों तरफ 1 बढ़ा है। कितने साल में 5 साल में, तो 1 की वैल्यू 5 साल, तो इनका डिफरेंस तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 ही है। तो अगर 1 की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी
30 साल। और देखिए डिफरेंस तो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी माता और बेटी के बीच की जो एज डिफरेंस है वो 30 साल होगा, है और रहेगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ 6 डिजिट नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 8 and 11, फाइंड 5x माइनस 8y। तो बेसिकली 8 से डिवाइड करना है आपको। अब 8 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना होता है, लास्ट के 3 डिजिट 2 3y, ठीक है। इसे मैं 8 से डिवाइड करता हूं, तो यहां से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो ये होगा 8 दूनी 16। अब देखिए 8 दिया 24 पर हो जाता, पर ये 23 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये 7 के बाद 72 होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा, यानी y की वैल्यू एक तरीके से यहाँ पर कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। अब ये जो नंबर है आपके लिए 5x 4 2 3 2 हो गया है, यानी y की वैल्यू आपको 2 मिल चुकी है। अब मुझे इसे 11 से भी डिवाइड करना है। अल्टरनेट नंबर्स को लेंगे और इनका डिफरेंस 0 करने की कोशिश करेंगे। ये कितना है, ये है आपका 9 3 12, और यहाँ ये कितना है, ये है 4 प्लस एक्स, तो माइनस 4 प्लस एक्स। ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, दो में से कुछ एक तो होना चाहिए। चलिए अगर इसे आपको 0 करना है तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, खुद सोच कर देखिए। 11 तो हो नहीं सकता, सही है, 11 तो डिफरेंस हो नहीं सकता क्योंकि खुद 12 है। पर अगर इसे 0 करना है तो आपको यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा कि नहीं, 8 4 12, तब तो 0 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई 8। अब आप इजीली बता सकते हैं 5 8 40 माइनस 8 2 16, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, 24, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABC D and E आर द पोजीशन पॉइंट्स ऑन AB and AC. AD equals to 5 cm and AB equals to 10 cm. Find the ratio of area of triangle ABC to the quadrilateral DECB. यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो लाइन है ADDE ये है पैरेलल BC के, बस यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में ABC और यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है जिसे मैं बोलता हूँ D और E। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाएंगे, यानी छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी। और सिमिलैरिटी होने पर क्या होता है, साइड्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। साइड्स का रेशियो यानी साइड्स या जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज हैं उनका जो रेशियो होगा किस किस का, ट्राइंगल ADE का और ट्राइंगल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC का, इनका रेशियो अगर K है तो एरिया का रेशियो यानी इनके एरिया का रेशियो K स्क्वायर होगा। किसका, एरिया का, इनके एरिया का रेशियो K स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। AD आपको कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। AB पूरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो देखिए इसी साइड पर छोटी वाली है 5, बड़ी वाली है 10, यानी ये रेशियो आ गया 5/10। मैं बोल सकता हूँ रेशियो आ गया 1/2, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो होगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर करना होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ छोटे वाले का एरिया 1 है, छोटे वाले का एरिया कितना है, 1 है, और बड़े वाले का कितना है, बड़े वाले का है 4, बड़े वाले का कितना है 4। तो मुझे बताइए इस बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दूं तो ये पता चल जाएगा मुझे। तो 4 में से 1 हटा दूं तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी इसका एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन क्वाड्रिलेटरल। अब ABC का तो आपको पता है 4 है और क्वाड्रिलेटरल का अभी हमने कितना निकाला, 3, तो आंसर होगा 4:3। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। एडवांस मैथ्स के कोर्स में मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किए, और ये तो बहुत बेसिक लेवल है, मैंने अच्छे लेवल तक लेके गया उसे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, AB इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर ED निकालना है, और यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। अब देखिए आपको पता है कि AB जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है कि सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है, यहां से जितने भी टेंजेंट आप खींचेंगे, पहली बात तो 2 ही खींच सकते हैं सर्कल के लिए, और इन दोनों की लेंथ भी आपस में बराबर ही होती है। बोलिए क्लियर है। 2 दिन पहले सेम इसी कंसेप्ट पर इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आया था, ये तो फिर भी बहुत सिंपल है। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको याद आया जब मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक की दूरी
पर ये अगर x है तो ये पोर्शन भी x होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर y है तो ये पोर्शन भी y होगा, बताया था। अब आप खुद सोच कर देखिए, ये टोटल 11 में से ये 7 है, ये वाला हिस्सा 7 है, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा, और अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक 11 है, जिसमें से ये 8 है, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। तो मुझे बताइए ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 हो जाएगी, यानी इसका आंसर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपने मेरी 2-3 दिन पहले की CHSL में जब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल पे पूछा गया था, CGL में तो और इजी है, अगर आपने उस क्वेश्चन को भी देख लिया होता, मैंने किस तरीके से कराया, वहां पर मैंने काफी बेसिक कंसेप्ट भी आपको कवर कराया था, वो भी देख लिया होता तो आपको ये क्वेश्चन बन ही जाता। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस टाइप से पूछे गए हैं, आपकी आगे तैयारी में हेल्प करेंगे। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक टू देम, कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।